हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग आज के सेशन में लेकर आए हैं आज के एफएसटी का कंप्लीट डिस्कशन। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के एफएसटी का डिस्कशन। जैसा आपको मालूम है हम लोग जिस मिशन पर हैं वो है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बच्चों आते हैं सिंह सर के इस मिशन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी निकालना है हम लोगों को। और ए अपॉन बी का मतलब होता है डेंसिटी। देखिए रो है, ये है डेंसिटी, इक्वेशन दी गई है ना आपको, है ना। और यहां पर अच्छा, यहां पर जो सिंबल दिया है वो डेंसिटी है, यहां पर दिया पी, तो बेटा ये प्रेशर ले लो। सिंबल में लिखा रहता है कि वो क्या है, तो इसका मतलब वो डेंसिटी नहीं है। प्रेशर का फॉर्मूला दिया है ए अपॉन टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स होता है। अब मेरे बच्चों एक बात समझ लीजिएगा यहां से कि ये प्रेशर है तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल -1 टी -2, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। बेटा आप एक काम करिए, टी स्क्वायर की जो डायमेंशन लेंगे, मतलब ए की जो डायमेंशन है वो टी स्क्वायर की हो जाएगी, तो डायमेंशन ऑफ ए आ जाएगी T2। सेम डायमेंशन को माइनस कर सकते हैं, सेम डायमेंशन को प्लस कर सकते हैं, ठीक। तो a माइनस टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो अब कुल मिलाकर आ जाएगा हमारे पास ऊपर T2 और नीचे आ जाएगा b, और डायमेंशन ऑफ x, x क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास l। बच्चों l आएंगे इधर तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -4, तो आपके पास आ जाएगा b की डायमेंशन, ऊपर T2 है और नीचे आ जाएगा m t -2, तो डायमेंशन ऑफ b आ जाएगी हमारे पास m -1 और T4। अब आपको निकालना है a अपॉन बी की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ b निकालना है। a की डायमेंशन T2, m -1 T4, ये ऊपर जाएगा m, और t -2 आ जाएगा। सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है m t -2। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है कि इस वाले प्रोसेस में, है ना, देखिए बहुत ध्यान से, वॉल्यूम वर्सेस वी वर्सेस टी ग्राफ है, एंड हीलियम के लिए ग्राफ है, तो ये मोनोएटॉमिक गैस हो जाएगी। एंड रेशियो ऑफ द हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन, हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन का रेशियो पूछा गया है। बच्चों हीट एब्जॉर्ब का मतलब होता है म्यू सी पी डेल्टा टी, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। वीटी ग्राफ है, और वीटी ग्राफ में हमारा ये चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है, और ये आ जाएगा हमारे पास म्यू आर डेल्टा टी, कैंसिल हो गया, तो Cp अपॉन, यह आ जाएगा आपके पास Cp अपॉन R की वैल्यू। बच्चों Cp की जगह पे आ जाएगा Cp फॉर हीलियम। आपको मालूम है Cp और Cv को लर्न करने का कोड वर्ड 574 स्टार R, तो मोनो के लिए Cp कितना आ जाएगा 5R/2, यहां पुट कर देंगे तो 5R/2, नीचे आ जाएगा R, तो 5/2 इसका सही रेशियो है। क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सेकंड वाला। तो बच्चों ये आइसोबारिक प्रोसेस था, क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन भी है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर है 230 पर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। बच्चों ये कहा जा रहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन थिन प्रिज्म मिनिमम डेविएशन पोजीशन, मतलब इसमें मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में हमने काम कर रहे हैं, सफर्स अ डेविएशन ऑफ 40 डिग्री इफ द शेडेड हाफ ऑफ द प्रिज्म रिमूव्ड, मतलब अगर इतना पार्ट हम रिमूव कर देंगे तो पहले डेविएशन होता है आपका फॉर्मूला म्यू -1 और ए। वैसे तो थिन फिल्म के लिए, थिन प्रिज्म के लिए होता है, लेकिन ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं हर जगह पे, डेविएशन हमको दिया गया है, और म्यू यानी ग्लास वही है, और एंगल हो गया ए,
और जब हम इतना पोर्शन कट करके निकालेंगे तो नया एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। म्यू तो नहीं बदलेगा, लेकिन एंगल हमारा हाफ हो जाएगा। मतलब पूरा एंगल ए था, अब एंगल हमारा आधा बचेगा। तो बच्चों यहां से आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। तो अब हमारे पास कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि इफ द शेडेड, है ना, शेडेड पोर्शन को रिमूव किया जाता है तो डेविएशन निकालना है हम लोगों को। तो ये आ जाएगा a अपॉन a/2, यानी ये ऊपर चला जाएगा। तो डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, 40। डेल्टा 2 निकालना है और 2 आ जाएगा, डेल्टा 2 की वैल्यू 20 आ जाएगी। और भाई ऐसे भी कर सकते हैं आप, मतलब डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। याद कर लो भाई, याद कर लो। आप यहां से कर सकते हैं डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर आर आई मतलब नहीं बदलता है तो। ठीक है, तो हमने आधा एंगल कर दिया तो आधा हो जाएगा, यानी 20 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट लगा दी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, ये है हमारा पेज नंबर 239 पर क्वेश्चन। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पेज 4th नंबर पे। बच्चों वाईडीएसई का क्वेश्चन है। वाईडीएसई में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द स्लिट्स आर प्लेस्ड इतने मीटर अपार्ट, यानी स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 0.320 mm। स्मॉल डी की वैल्यू है। लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन है, लैम्डा की वैल्यू 500 नैनोमीटर, यानी कि 500 और 10 की पावर आ जाएगा -9 मीटर। कह रहे हैं यहां पर कि द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस दैट आर ऑब्जर्व इन द एंगुलर रेंज। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एंगल हमें -थीटा से लेके +थीटा दे रखा है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें, स्क्रीन यहां पर है, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। और अगर हम बेटा बात करते हैं कि यहां पर हमारे पास ये आपकी रेंज है, ये वाली 30 डिग्री और ये वाली 30 डिग्री की है, तो +30 और -30 के बीच में, यानी प्लस माइनस हाफ होता है। और हमसे कह रहा है यहां पर ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन लेमडा, यानी पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लेमडा आ जाता है। तो आपको यहां पर कुल मिलाकर ब्राइट फ्रिंज की बात करना है, और डी साइन थीटा जो हमारा होता है पाथ डिफरेंस, डी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू एन लेमडा। डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। बच्चों ये जो डी है हमारा ध्यान से समझिएगा कि जब हम बात करेंगे यहां पर डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, तो ये जो हमारा डी है हमारा स्लिट सेपरेशन, और साइन थीटा में 30 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा डी इंटू साइन ऑफ 30 इक्वल टू एन निकालना है, लेमडा की वैल्यू 500 और 10 की पावर -9 आ जाएगा। आप डी की वैल्यू को हटा दीजिए और डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी आ रही है, 0.320, 10 की पावर -3, ये mm है, मिलीमीटर है। तो हम सारी वैल्यू रखने के बाद जब यहाँ पे n निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास n की वैल्यू आ रही है 320, यानी कि आपका n आ रहा है 320। तो नंबर ऑफ फ्रिंज कहा गया है, तो नंबर ऑफ फ्रिंज हमारे पास 320 आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो एक बात कर रहे हैं कि जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यानी ये हमारे पास कितनी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा अगर पूछा जाएगा तो हमारे पास ऊपर और नीचे नंबर ऑफ फ्रिंज की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहे। तो ऊपर और नीचे यानी 320 इधर, ठीक, और 320 इधर, और बीच वाला काउंट करेंगे हम, सेंट्रल मैक्सिमा। तो टोटल कितना हमारे पास मैक्सिमा आएगा, या टोटल नंबर ऑफ ब्राइट निकालना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज हमारे पास आ जाएंगी बेटा, वो आ जाएंगी, एक तरफ लिया है आपने 320 प्लस 320 प्लस 1, यानी 641। 320 ऊपर, 320 नीचे, प्लस का सेंट्रल वाला। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन का सवाल है, और न्यूक्लियर फिजन के इस क्वेश्चन में ए हमारा 220, ए कितना है
240 और ये हमारा ब्रेक कर B 100 प्लस C 140 प्लस Q। ठीक है, लेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ABC। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिख लिया करिए, बाइंडिंग एनर्जी लिख लिया करिए, तीसरी लाइन में आंसर आ जाएगा आपका इस तरह के क्वेश्चन का। बाइंडिंग एनर्जी रिलीज क्या होती है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब समझिए बच्चों, जब हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी वाले इस क्वेश्चन की, तो बाइंडिंग एनर्जी ए की कितनी दी गई है? 7.6। कलर बदल दीजिएगा, तो 7.6। बी की कितनी है? 8.1 और सी की कितनी है? 8.1। तो पहले रिएक्शन चाहे फिजन का हो चाहे फ्यूजन का हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को लिख लिया करिए आप। फिर प्रोडक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ये आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा बेटा? 8.1 इंटू 100 और ये आ जाएगा हमारे पास 8.1 इंटू 100, 8.1 इंटू 100। अब बेटा जब हम सॉल्व करेंगे यहां पर, तो हमारे पास कुल मिलाकर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसको ऐड करेंगे हमारे, तो ऐड करने पर कितना आ रहा है? 8.1 इंटू 100 प्लस 8.1 इंटू 100, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी 7.6 इंटू 240। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो यहाँ पे 120 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है वैल्यू, 120 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, चाहे फ्यूजन रिएक्शन हो तब भी यही प्रोसेस रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है थर्ड। पेज नंबर 315 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बेटा हम लोग 6 नंबर पे। तो मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड बाय यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब। बच्चों बात करते हैं रेजोनेंस ट्यूब की। तो रेजोनेंस ट्यूब की जब बात करेंगे ना, तो रेजोनेंस ट्यूब में क्या होता है हमारे पास? ये पानी भरा होता है यहां तक। तो जब पानी भरा रहता है तो पानी को खाली करेंगे तो फर्स्ट रेजोनेंस और सेकंड रेजोनेंस निकाला जाता है। वो ये सवाल में कह रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट रेजोनेंस हमारा ये मिला, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ विद द ट्यूनिंग फॉर्क। तो कहा जा रहा है इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड बाय यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब स्टूडेंट जनरली फाइंड टू रेजोनेटिंग लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो हमें स्टूडेंट को यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जनरली दो लेंथ निकालते हैं। दो हम इसलिए करते हैं कि जब दो बार एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो हमको प्रॉपर करेक्शन मिल जाएगा एंड करेक्शन का। तो एक तो एंड करेक्शन की जानकारी हो जाएगी और दूसरा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोर एक्यूरेट वैल्यू। मान लीजिए आपने एक लैम्डा निकाला, ये कितना होता है? λ/4। लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए, फ्रीक्वेंसी मालूम है v इक्वल टू निकाल देंगे n लैम्डा करके। लेकिन स्पीड ऑफ साउंड में एक्यूरेसी नहीं आएगी, एक्यूरेसी तब बढ़ेगी जब आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ डेटा ज्यादा लेंगे। तो राइट आंसर बेटा आ जाएगा हमारे पास। तो दोनों ही हमारे हो सकते हैं, ठीक है, दोनों ही सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का क्वेश्चन है। वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन द फ्लोर हैज टू होल, स्मॉल होल वर्टिकली वन अबव द अदर। मतलब एक है फिर उससे ऊपर है। द होल आर h1 सेंटीमीटर h2 सेंटीमीटर अबव द फ्लोर, टॉप से नहीं नीचे से। एंड हाउ हाई डज द वाटर स्टैंड इन द टैंक इफ द जेट फ्रॉम द होल फ्रो सेम पॉइंट पे गिरे। मतलब मैं आपको आगे इसका डायग्राम बना देता हूं। यहां से निकलने वाला और यहां से निकलने वाला जो वाटर है सेम आपका गिरेगा, सेम पॉइंट पर गिरेगा। यानी रेंज जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए? दोनों के लिए सेम। पहले वाले होल की वेलोसिटी, दूसरे वाले होल की वेलोसिटी, पहले वाले की हाइट नीचे से, दूसरे वाले की हाइट नीचे से। याद रखना, जब हम फ्रीली ड्रॉपिंग बॉडी का केस लेते हैं तो ये वाली वेलोसिटी निकालने में जो हम हाइट की बात करते हैं वो हम यहां से लेते हैं। अगर पूरी हमारा लिक्विड यहां तक भरा है, एच तक भरा है, तो ये बचेगा हमारे पास एच माइनस स्मॉल एच।
तो बच्चों क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास V1 इक्वल टू 2G, 2 होता है ना, 2√2RH। मतलब कहने का मतलब है कि आप यहां पर फ्रीली बॉडी का केस लेंगे तो यहां पर आपके पास V²U² 2GH, और ये हो जाएगी, ये ऐसे लर्न करेंगे तो कितना आ जाएगा 2G। H कहां से आएगा, ऊपर से, तो ऊपर से कितनी हाइट है, मतलब डेप्थ है जहां पे होल बनाया गया पहला वाला, ये आ जाएगा H-H, और दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी 2G कैपिटल H-H2। अब जब ये गिरेंगे यहां पर तो रेंज बराबर करनी है। रेंज इक्वल टू क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज होती है स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर में नीचे बॉल गिर रही है। तो टाइम अगर निकालेंगे इसका तो पहले का टाइम आ जाएगा √2, भाई वही फॉर्मूला, H बराबर 0 प्लस हाफ GT², तो 2H अपॉन बेटा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको करना कैसे है, इस बात को समझना है, लर्न कैसे करना है। फॉर्मूला H इक्वल टू 0 प्लस हाफ GT², तो 2H अपॉन G √, लेकिन H क्या होगा, हाइट कहां से लेंगे, तो पहले होल के लिए हाइट कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 × H1 अपॉन G। यहां पर निकालेंगे तो T2 कितना आ जाएगा 2 × H2 अपॉन G। बेटा इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां रेंज V1 T1 बराबर क्या आ जाएगा V2 T2 दोनों केस में, तो √ आ जाएगा 2GH-H1, और ब्रैकेट में अंदर आपके पास आ जाएगा 2H1 अपॉन G, यहां पर आ जाएगा 2GH-H2 आ जाएगा बेटा, और देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास √2H2 अपॉन G। अच्छा खासा सॉल्व करने वाला है। तो ये देखिए हमने क्या कर दिया, G कैंसिल कर दिया, और हमारे पास केवल ये बचा, स्क्वायर भी लगा दीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा तो सब ये बवाल हट जाएगा, और H-H2 आ जाएगा, स्क्वायर भी कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल H H1 स्क्वायर, कैपिटल H H2 स्क्वायर, इसको लाएंगे इधर तो ये हमारे पास आ जाएगा H1 - H2, और H1 स्क्वायर माइनस H2 स्क्वायर। बेटा कैपिटल H निकालना है, H1 - H2 बना रहेगा, इधर A² माइनस B² का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो H1 H2 माइनस और H1 H2 प्लस, आंसर दिखने लगा होगा आपको, ये कैंसिल हो गया, कैपिटल H इक्वल टू आ जाएगा H1 + H2। तो ये केस है, केस बना के याद कर लेते हैं, इतना बड़ा तो हम लोग को करना नहीं है वहां पे, है ना, तो इसको लर्न कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फॉर्मूले पर ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तभी काम बनेगा। कौन कौन से दो फॉर्मूले, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स का और टाइम ऑफ फ्लाइट का, तभी हम रेंज निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा वाला आ गया, H1 + H2, 7 का पहला आंसर आ गया। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 8 नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है पीएन डायोड, फोटो डायोड जो दिया है, फैब्रिकेशन किया गया है विद द बैंड गैप इतना, इट कैन डिटेक्ट द सिग्नल ऑफ। तो एक काम करते हैं कि 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम वाले फॉर्मूले से आप पहले वो वेवलेंथ निकाल दो जो कट ऑफ वाली है। लैम्डा किस में रहता है, ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रहता है, और आंसर किस में आता है, आंसर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कट ऑफ वाली निकाल देते हैं, ये इधर ले आएंगे, ये इधर ले आएंगे, तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई 2.5। तो अप्रोक्स अगर हम डिवाइड कर देंगे मेरे बच्चे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12400 डिवाइडेड बाई 2.5, 4960। तो 4960 एंगस्ट्रॉम तक डिटेक्शन हो जाएगा, इससे कम वाला भी डिटेक्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा वाला डिटेक्ट नहीं होगा। नैनोमीटर तो और बड़े हो गए, ये वाला तीसरा आंसर, क्योंकि वो नैनोमीटर है तो और बड़ा हो गया, और वो आपका एंगस्ट्रॉम में इससे बड़ी वैल्यू हो गई, वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो इससे कम होना चाहिए।
तो तभी हमारी जंपिंग हो जाएगी और ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बच्चों 9 नंबर पे। 9 नंबर पे कह रहा है द ट्रांजिशन फ्रॉम n बराबर 3 से n बराबर 2 इन हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट अल्ट्रा वायलेट। तो चलो दे रहा होगा अल्ट्रा वायलेट, लेकिन 2 पे आ रहा है तो हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो अल्ट्रा वायलेट 2 पे कैसे दे देगा, है ना। तो 1 पे आना चाहिए, मैक्सिमम एनर्जी निकलनी चाहिए। तो अगर 2 पे अल्ट्रा वायलेट देगा तो 1 पे क्या देगा, 1 पे तो कोई एटम एक्सरे देता नहीं है। अल्ट्रा से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, एक्सरे की होती है। तो मामला यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन होता तब तो हमें याद है, हम सबको रटा हुआ है कि हाइड्रोजन में क्या करते हैं हम लोग कि एन 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 बराबर 1 पे जंपिंग होती है, तो हमारा जो लाइमन सीरीज मिलेगी वो अल्ट्रा वायलेट में मिलेगी। लेकिन ये हाइड्रोजन लाइक कहने लगा तो एनर्जी और ज्यादा ही मिलेगी, कम तो मिलेगी नहीं, है ना। तो इसलिए बेटा कुल मिलाकर ये वाला हमारा गलत है। अब तो 2 से 1 वाला तो इंफ्रारेड होता ही नहीं है ना, तो हमारा कुल मिलाकर ये भी गलत है। तो ए भी गलत है और बी भी गलत है, दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 10 नंबर पे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कहा जा रहा है कि पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, देखो भाई ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। ए पार्टिकल जब भी लिखा हो अल्फा पार्टिकल मान लीजिए, और अल्फा पार्टिकल आपका ये हाँ, एक मिनट, अल्फा पार्टिकल नहीं कहा गया, ए पार्टिकल कहा गया और Z1 है। हाँ तो बदल गया सवाल, यानी कि Z1 चार्ज का कोई एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल के पास जाता है और उसको जाके, तो इसका कितना चार्ज है लिखा है, मास इसका है m1 और इसका कितना चार्ज है Z2, और दोनों ही प्लस हैं, ठीक। और दोनों में क्या कर रहे हैं, ये पास आ रहे हैं। तो जब ये पास आएंगे ना, तो जैसे ही मान लीजिए ये इधर आ रहा है तो इसके पास आ गया, तो जब इसके पास आ जाएगा तो कितनी पास तक आएगा बेटा, इसी का नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही निकालना है। तो दो न्यूक्लियस पास पास आने पर काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बाबूजी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी आपकी 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q1 कितना है, पहले वाले का चार्ज, Q2 कितना है, दूसरे वाले का चार्ज, और अपॉन आर हो जाएगा R0। R0 को इधर ले आइए, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट हो जाएगा, और बेटा Z1 Z2 हो जाएगा, और अपॉन के आ जाएगा। तो लीस्ट डिस्टेंस काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, पहली बात तो आपको बता दें, यहीं से सवाल हमारा सॉल्व हो गया। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो Z1 Z2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, Z1 इंटू Z2, यही कर लीजिए हमारा। अगर मान लीजिए लीस्ट डिस्टेंस है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच किसके प्रोपोर्शनल है, तो भी कर लेंगे हम लोग। तो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी की बात बोली है, क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2। काइनेटिक एनर्जी Z1 Z2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, ठीक है बच्चों। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, पेज नंबर 296, क्लास 12th पार्ट का है। टू मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, दो मॉलिक्यूल दिए गए और आरएमएस स्पीड निकालनी है, रूट मीन स्क्वायर। तो कहा जाता है पहले मीन स्क्वायर कर दो, दोनों मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर करके मीन ले लो, मीन का मतलब डिवाइडेड बाई 2, और फिर अंडर रूट ले लो। तो ये क्या आ जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सीधा सीधा सादा सादा हम लोग क्या करते थे, एवरेज निकालते थे, वही है। बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अच्छा पावर 6 रहने तो 9 स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे, पावर 6 बाद में लगा लेंगे, पावर 6 बाद में लगा लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर, तो हम लोग जब बात करेंगे यहां पर तो आ रहा है, स्क्वायर करेंगे बेटा ना तो पावर डबल डबल हो जाएगी। तो हमारे पास 81 और ये आ जाएगा 82, 41 अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक। स्क्वायर करेंगे तो पावर 10 की पावर 6 का डबल, यानी सब रूट के बाहर आ जाएगा, तो 10 की पावर आ जाएगा 6 एक बार। कुल मिलाकर बात यह है कि अब हमें इतना लंबा सॉल्व करना नहीं है, हम केवल इतने को ले लें और इतने से ही हम समझ जाएंगे कि हमारा आंसर ये है। बोलो भाई, ठीक है। 11 का पहला वाला नंबर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं हम लोग।
ये सवाल हमारा देखिए, कह रहा है कि ये और ये टू रॉड आर डिफरेंट मटेरियल, दोनों रॉड के मटेरियल डिफरेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2, दोनों रॉड का यंग्स मॉडुलस भी अलग अलग है। दोनों रॉड में रॉड का गर्म करने पर, हीट करने पर सेम टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। देयर इज नो बेंडिंग इन बोथ रॉड, दोनों में बेंडिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर हमसे कहा जा रहा है दोनों में कोई बेंडिंग नहीं है, जैसे ये रिजिड सपोर्ट पर ये रॉड हमारी फिक्स है और गर्म कर देंगे तो भी फिक्स रहेगी, तो जितना चेंज इन लेंथ इसमें है उतना ही इसमें है, चेंज इन लेंथ हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब थर्मल स्ट्रेस, जितना फोर्स यहां पर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, जितना यहां पर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, यानी थर्मल स्ट्रेस दोनों की बराबर आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप है, वो दोनों की बराबर करनी है। इसका मतलब थर्मल स्ट्रेस y1 अल्फा 1 डेल्टा टी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ठीक, ये होता है फोर्स। तो बराबर आ जाएगा y2 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी कट गया, y1 अपॉन y2 आ जाएगा अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। अल्फा 2 का कितना रेशियो है, तो ये आ जाएगा 3:2, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। भैया क्वेश्चन में करना क्या है कि दोनों रॉड में थर्मल स्ट्रेसेस को बराबर करना है, और थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वाई अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, वाई अल्फा डेल्टा टी। तो वैसे एक और होता है आपका फोर्स डेवलप का, तो होता है वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछा गया है कई बार। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 13 नंबर पे मेरे बच्चों। 13 नंबर पर अंडर रूट 3 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी साइन थीटा, मॉड है, ए डॉट बी मॉड है ए बी कॉस थीटा, ए बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ जाएगा टेन थीटा 1/√3। कौन से एंगल की वैल्यू होती है 1/√3? 30 डिग्री की। करेक्ट आंसर कितना आ गया? 30 डिग्री। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया? 13 का फोर्थ ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर के साथ, बिल्कुल सही है। और क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी बढ़ ही रही है और टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका बेस्ट आंसर हम आपको बता दें, नंबर डेंसिटी बढ़ती है करंट कैरियर की, साथ साथ एक बात और है कि हमारा रिलैक्सेशन टाइम जो होता है घटता है, लेकिन फर्क उतना नहीं पड़ता है। अच्छा सवाल है, लर्न करने वाला, ओम्स लॉ में भी पढ़ाया गया है, ठीक है, तो इसको याद करने वाला सवाल है। बोथ नंबर डेंसिटी कैरियर इंक्रीजेस, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इससे अच्छा आंसर नीचे वाला है। तो 14 नंबर का फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों आ जाते हैं हम लोग। प्रोटॉन हैज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की दी गई है, तो प्रोटॉन के लिए आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी अंडर रूट 2 एम, एम का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और काइनेटिक एनर्जी, और फोटोन के लिए λ2 दिया, ये λ1 है, और फोटोन के लिए क्या दिया है बेटा? λ2। तो विच इज इक्वल टू फोटोन, द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज λ2, तो λ2 क्या हो जाएगा? hc अपॉन ई, ई का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वही हमारी फोटोन की एनर्जी है। इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, λ2 अपॉन λ1 करेंगे। बेटा जब λ2 अपॉन λ1 करेंगे ना, तो नीचे आ जाएगा के और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2 m के और सी आ जाएगा। तो किसके प्रोपोर्शनल है, ये पूछा गया, किसके प्रोपोर्शनल है? तो m कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, और k की पावर ऊपर हाफ है और नीचे k की पावर 1 है, तो ये आ जाएगा 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ आ जाएगा। समझिए, समझिए, ये ऊपर है और ये नीचे है, नीचे अंडर रूट 2 है, ऊपर, तो क्या आ जाएगा? एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ पे λ2 ऊपर कर दीजिए, λ1 नीचे कर दीजिए, ऊपर hc बाई के आ जाएगा, नीचे h अपॉन
अंडर रूट 2m के आ जाएगा, नीचे वाला अंडर रूट के ऊपर जाएगा, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, लेमडा 2/λ1। अंडर रूट ऊपर तो के नीचे, और अंडर रूट के ऊपर तो के की पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो -½ बचेगी। कौन सा -½ है? क्वेश्चन नंबर 4 का 15 का 4th वाला आंसर है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों गुड मॉर्निंग। अब आप जिस समय भी देख रहे हो मैं मॉर्निंग में कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले पर है। चार्ज पूछा गया है और करंट की इक्वेशन दी गई है। तो Q बराबर I dt और टाइम है 2 सेकंड से 6 सेकंड। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो चार्ज आ जाएगा, और इसको चलिए इंटीग्रेट कर ही देते हैं। I है 7 + 12t और dt, और ये लिमिट है 2 से 6। तो इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा 7t और 12/2 t²। t का इंटीग्रल t²/2, और 2 से 6 तक जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 220 कूलम आ जाएगा। आप रख के भी देख सकते हो। तो इट विल कम आउट 220 कूलम। इस पेज नंबर पर इसका फार्मूला दिया था, वहाँ बेसिकली दिया था I बराबर dq/dt। पार्टिकल को फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री है। ये ऐसे जा रहा है। तो एक दीवार है जो यहाँ से 8√3 मीटर की डिस्टेंस पर है, और कहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल को कितनी हाइट पर टकराएगा। तो अगर हम मान लें x बराबर 8√3, तो मुझे करस्पॉन्डिंग y की कैलकुलेशन करनी है, जबकि u और थीटा दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको कर सकते हैं y बराबर x साइन x tan थीटा -1/2 g x² अपॉन u² cos² थीटा। ये प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। सारी वैल्यू रख दीजिए। 8√3, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 है, तो ये आ जाएगा 1/√3। जी की वैल्यू हमेशा 10 ली जाती है। x है 8√3 का स्क्वायर, नीचे u का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 × 20, और नीचे cos² थीटा, और cos² थीटा मतलब cos² 30, तो √3/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। √3 से √3 कट गया, ये टर्म 8 बचा, माइनस ये 10 दूनी 20 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 2 दूनी 4, ये 80 हो गया,
ये √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर कट गया और ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा। 16 से काट दीजिए, 16 पचे 80 और 16 चौको 64, तो 8 माइनस 16/5 आ जाएगा। तो 8 माइनस 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 8 में से 3.2 माइनस कर दीजिए तो 4.8 आंसर इसका आ जाएगा। एक लाइन का इक्वेशन था, एक लाइन का क्वेश्चन था, और प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ना यूज़ करना चाहिए तो सॉल्यूशन में भी एक तरीका है, वो x बराबर u cos थीटा इंटू टी, वाई बराबर u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर पहले से t निकाल दीजिए, दूसरे में रख दीजिए। प्रोजेक्टाइल इक्वेशन मुझे अच्छा लगता है। 18 क्वेश्चन में ये ओमेगा दिया है 3t प्लस टी स्क्वायर, तो अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, तो 3 प्लस 2t, और बॉडी का मास है m और रेडियस ऑफ गायरेशन k है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mk स्क्वायर। टॉर्क पूछा गया है एट 1 सेकेंड, टॉर्क बराबर होता है I अल्फा, I है mk स्क्वायर, और 1 सेकेंड पे अल्फा निकालेंगे तो यहाँ t बराबर 1 रख देंगे, तो 3 प्लस 2 5 आ गया। तो mk स्क्वायर इंटू 5, तो आंसर है 5 mk स्क्वायर, 5 mk स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको चार्ज किया जा रहा है। तो जब कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो कुछ इसमें करंट होगी, ये कंडक्शन करंट होगी, और डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो बजाय इसके कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है उससे हम लोग कैलकुलेट करें, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी बराबर ये होती है एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी ए। तो पहले ई निकालो और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करो, और फिर ये सब करने से अच्छा है कंडक्शन करंट निकाल लो। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी 10, फार्मूला लगा रहे हैं के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो के यानी 10, एरिया मतलब 1, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस है 1 mm, तो 1 इंटू 10⁻⁻3। ये कैपेसिटी निकली है, ये कैपेसिटी है, और मेरे को चार्ज चाहिए। तो ये हो जाएगा CV, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये Q आ गया। तो करंट बराबर dQ बाई डी टी, और dQ बाई डी टी ये सारी चीज़ें होंगी, और मल्टीप्लाइड बाई dV बाई डी टी हो जाएगा। और dV बाई डी टी ये दिया हुआ है 25 वोल्ट पर सेकेंड, तो मतलब हमें इसको कैलकुलेट करना है, और साथ में dV बाई डी टी की जगह 250/25 रखना है, तो हमें कंडक्शन करंट मिल जाएगी और वही डिस्प्लेसमेंट करंट भी होगी। तो जब इस पूरे को कैलकुलेट करोगे
तो आंसर 2.2 माइक्रो एम्पियर होगा। और मेरे ख्याल से आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, अगर मैं ये कैलकुलेटेड वैल्यू है इसको आपके सामने 2 दूनी 4 करने के बजाय डायरेक्ट बता दूं कि इसको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 में ए लार्ज शीट कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। एक रॉड ऑफ लेंथ 12 हैज़ ए लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा ऑन दी अपर हाफ। यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी है और माइनस लेमडा नीचे की ओर चार्ज डेंसिटी है। रॉड इज हिंज्ड एट मिड पॉइंट ओ। रॉड यहाँ पर हिंज है एंड मेक्स एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द शीट। तो शीट का नॉर्मल ये आएगा, कलर बदल के ड्रॉ करते हैं, ये शीट बदल के आएगा, ये नॉर्मल है, इससे एंगल थीटा दिया हुआ है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द रॉड इज। तो अब टॉर्क निकालना है मुझे, मैं इसको डाइपोल वाले फॉर्मूले से करूंगा। ये दोनों डिस्टेंस भी एल एल है। तो आप मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ बीच पर है। टोटल कितना है? एल लेमडा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है और इस पोर्शन की लंबाई एल है, और यहाँ से ये L/2 डिस्टेंस पर होगा। चूंकि चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो टोटल चार्ज हम उसको बीच में मान सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस लेमडा एल, और ये डिस्टेंस भी एल ही हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास डाइपोल बन गया। तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज एल लेमडा और मल्टीप्लाइड बाई दोनों चार्ज सेंटर के बीच की डिस्टेंस L/2 प्लस L/2। अब ये लार्ज शीट है, ये डाइपोल मोमेंट आ गया मेरे पास, ये रॉड का इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट आ गया है, और टॉर्क बराबर होता है PE साइन थीटा। तो P तो हमको मालूम है, L/2 L होगा, तो लेमडा एल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मालूम है ये होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो आंसर आ गया सिग्मा लेमडा एल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 साइन थीटा। थर्ड वाला आंसर इसका आएगा, और दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। आप चाहें तो हर चार्ज पर फोर्स लगा के उसको फिर इंटीग्रेट भी कर, टॉर्क निकाल के कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का। और सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 मत लीजिएगा, क्योंकि ये लार्ज शीट लिखा है। अगर ये कंडक्टिंग शीट लिखा होता तब हम सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 लिखते। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 होगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज विद इन ए बैटरी फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल। तो ये बैटरी है और करंट फ्लो कर रही है बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की ओर, यानी इस तरीके से। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज 12 वोल्ट। तो ये करंट दिया है E बराबर 4 वोल्ट, I बराबर 4 एम्पियर,
और ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास दिया हुआ है 12 वोल्ट। तो ये एक चार्जिंग की कंडीशन है, ये कैपेसिटर करंट दे नहीं रहा है बल्कि ये सेल करंट ले रहा है, क्योंकि करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रही है, निगेटिव से निकल रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V बराबर E प्लस करंट इंटू स्मॉल रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा E मालूम नहीं है, करंट 4 एम्पियर की है, इंटू स्मॉल r। और सेकेंड कंडीशन में दिया है ये पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का है और करंट फ्लो कर रही है निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ऐसे, तब आ जाएगा E माइनस 2 इंटू आर। तो ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गए और हमारे पास, मैं आर निकालने की कोशिश करूंगा क्योंकि उसमें मेरे को एक ही सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि इन दोनों को सॉल्व करके हम ई और आर दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन आर की वैल्यू चारों ऑप्शन में डिफरेंट है। ई में अगर कहीं 10 आ गया तो फिर आर भी निकालना पड़ेगा, तो पहले आर निकालते हैं। तो इन दोनों को माइनस कर दिया, 12 माइनस 9 यानी 3, ई में से ई गया 0 और 4R में से 2R माइनस 2R माइनस करेंगे तो 6R, तो R बराबर 0.5 ओम आ जाएगा। वही 10 वोल्ट आ गया। अगर हम E पहले निकालते, E अभी भी 10 वोल्ट ही आएगा। आप वैल्यू रख दो R की, यहाँ रख दीजिए आप 12 है, यहाँ 0.5 रख दो तो ये 2 हो जाएगा, 12 माइनस 2 10 वोल्ट आ जाएगा। तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। ये NCERT के इस फार्मूले से E बराबर माइनस IR और प्लस R से ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, फिगर शोज ए सीरीज LCR सर्किट। सारी वैल्यूज दी हुई हैं। R की वैल्यू दी गई है 200 ओम, कैपेसिटर दिया गया है 15 माइक्रोफैराड और इंडक्टर दिया है 230 मिली हेनरी और EMF भी ये दिया गया है। एम्पलीट्यूड I0 ऑफ द करंट I इन द सर्किट क्लोज टू। तो हमें निकालना पड़ेगा एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट में हम मैक्सिमम EMF को हम इसके रेजिस्टेंस Z से डिवाइड कर देंगे तो ये एम्पलीट्यूड I0 आ जाएगा। अगर RMS वैल्यू 36 से डिवाइड करेंगे तो ये RMS, ये पीक वैल्यू है, तो ये पीक वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 36। और Z की कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। Z बराबर क्या होता है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। Z बराबर होता है अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर, तो R 200 है, 200 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L, तो ओमेगा ये दिया गया है 120 पाई और L ये दिया गया है 230 मिली हेनरी, तो 230 इंटू 10 टू द पावर -3 और -1 अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा तो वही है 120 पाई और C की वैल्यू है मेरे पास 15 माइक्रोफैराड, तो 15 इंटू 10 टू द पावर -6 और इसका होल स्क्वायर। तो इस पूरे लंबे चौड़े कैलकुलेशन को जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे
तो अब कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करने में टाइम लगता है तो हम लोग कैलकुलेट पहले से करके रख लेते हैं। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 87 आएगा, और अगर इसको कैलकुलेट करोगे 1/120 पाई इंटू दिस, तो ये मेरे पास 177 आएगा। और फिर जब इस जेड को कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 219 आ जाएगा। और जब ये 219 आ गया तो इसको डिवाइड कर दीजिए 219 से, और डिवाइड करने पे ये 164 मिली एम्पियर करंट आ रही है। आप कहेंगे इतना लंबा क्वेश्चन हम वहाँ पे करेंगे, तो आपने तो कर लिया। तो बेटा एग्ज़ाम तो तुम्ही को देना है। कुछ क्वेश्चंस लंबे होते हैं, कुछ ट्विस्टेड होते हैं, कुछ लॉलीपॉप होते हैं। तो अब ये जल्दी कैसे किया जाए ये आपको सीखना है। कुछ वीडियोस में हम लोग कैलकुलेशन जल्दी करें ये भी सिखाएंगे। यहाँ डिस्कशन में आपको मेनली क्वेश्चन करने का तरीका और साथ में उसके सही आंसर्स बताने होते हैं। अब देखो ये बहुत अच्छा है, सीधा फार्मूला है। 30 से 60 तक मोड़ने में काम है, तो W बराबर होता है MB cos θ1 माइनस cos θ2। तो MB तो लिख दिया, और cos 30 लिखेंगे माइनस cos 90 लिखेंगे। तो बच्चा cos 90 तो 0 होता है और cos 30 होता है √3/2। अब और ये वर्क W2 है। कहते हैं 0 से 60 तक घुमाने में, तो W1 बराबर MB 0 से cos 0 माइनस cos 60। तो cos 0 1 होता है, cos 160 1/2 होता है। तो ये MB/2 आ गया। तो मैं MB की वैल्यू यहाँ रख दूंगा 2W इंटू √3/2। तो 2 से तो 2 कट गया, W2 बराबर √3W1। ये चौथा आंसर फाइनल वाला आ जाएगा। इस फार्मूले पे ये क्वेश्चन था, NCERT का पेज नंबर पड़ा हुआ है। हालांकि इन सब चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, सब के क्वेश्चन होते हैं। 24 क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है। एक यूनिफॉर्म चेन है, इसका मास m है, लेंथ l है, प्लेस फ्रिक्शनलेस टेबल पे है, और ये चेन कुछ इस टाइप से लटकी हुई है। ये इसका L0 पोर्शन नीचे हैंग कर रहा है, जबकि पूरी चेन की लंबाई L है, यानी L माइनस L0 हिस्सा टेबल के ऊपर है। इसके बाद अब इसको फ्री कर दिया गया है और चेन बिगिंस टू स्लाइड and then speed v with which end slides from the edge। तो यानी इस सिचुएशन में जब ये चेन ऐसे आ गई है, एंड इसका फिसल रहा है, तो इसकी स्पीड पूछी गई है। अब ये वाली पूरी लंबाई यहीं पे है। अब आप इसको कैसे करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क करेगा नहीं, तो मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कर देंगे। तो जब इस सिचुएशन में रॉड आ गई तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 12 mv²।
बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम रेफरेंस लेवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इसको मान लेंगे। तो जब ये चेन इस पोजीशन में है तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पर होगा, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mgL/2 और माइनस, और जब इस सिचुएशन पे थी तो इतने पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, इतने पोर्शन का सेंटर ऑफ मास यहाँ L0/2 पर होगा, तो -GL0/2 रख दिया। अब अगर इतने पोर्शन का मुझे मास चाहिए तो हम m/L इंटू L0 कर देंगे। पूरी चेन का मास कैपिटल M था तो यूनिट मास चेन का मास m/L हो जाएगा और इस लटके हुए पोर्शन की लंबाई L0 है। अब आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्यों? क्योंकि पहली बात तो m से m कट ही जाएगा, तो आ गया v²/2 और ये है इन दोनों में भी हमारे पास ये प्लस हो जाएगा, GL0²/2L और माइनस GL/2 ये आ रहा है। और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गड़बड़ ये करी है कि कुछ साइन का चेंज हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी सही लिखी है, माइनस किससे करना है, मुझे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी में से हमारे पास यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ पे मैंने दिस माइनस दिस किया है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, बट दिस इज नॉट लॉस। पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन में ज़्यादा थी, यहाँ पे कम थी, तो लॉस होगा, तो इससे मुझे इसे माइनस करना था। मैंने उल्टा माइनस कर दिया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया है, अब ये बैलेंस हो गया। अब देखिए आप ऐसा करिए, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा v², माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, g कॉमन ले लीजिए, नीचे L कॉमन ले लीजिए, तो मेरे पास अब ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L², और यहाँ से 2 तो कट गया है, L नीचे कॉमन आ गया, तो माइनस आ जाएगा L0²। और अगर v निकालना है तो ये v हट जाए, स्क्वायर हट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो G/L ये थर्ड वाला आंसर इसका आएगा। बच्चों को इसका आंसर मालूम भी होगा, जहाँ तक है ये याद भी होगा कई लोगों को। यहाँ पे मेन फंडा ये है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो पहले सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी U1 और K1 तो 0 है, और दूसरे सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी K2 प्लस हाफ mv²। तो हाफ mv² की वैल्यू U1 माइनस U2 होगी, यानी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस ये वाली पोटेंशियल एनर्जी। मैंने पहले चेंज लिखा था, बाद में लॉस लिखना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा के कर दिया है। ये एक्सपर्ट का क्वेश्चन था। ये भी एक पुराना क्वेश्चन है, बहुत अच्छा।
यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड बाई 2 स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग कट गई है, तो ये स्ट्रिंग कट गई, तो यहाँ का टेंशन तो 0 हो गया। तो अब यहाँ के अबाउट ये ऐसे घूमना शुरू करेगी, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क क्या होगा, इस रॉड का वेट नीचे लगेगा और मास m ले लिया और ये mg हो गया, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा mg और ये वाली डिस्टेंस यानी l/2। और हम जानते हैं कि टॉर्क बराबर होता है I अल्फा। अब इसके अबाउट रॉड घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3, और अल्फा तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो m से m कट जाएगा, स्क्वायर से l कट जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा 3g/2l, यानी थर्ड वाला आंसर होगा। और ये भी बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, ये सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसको आप कर सकते हैं। पास्ट PYQ में भी आया है शायद। और ये वाला तो बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। और इसको करने का तरीका ये है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन ए रीजन ऑफ रेडियस स्मॉल r. The magnetic field changes with a time rate of dB/dt. Loop 1 of radius r greater than r, ये मेरे पास है, ये r है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और ये एक लूप है, इसकी रेडियस r है, and loop 2 of radius r is outside the region of the magnetic field as shown in the figure. तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो बेटा इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, आपको मालूम है, और इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, तो दोनों में जीरो नहीं हो सकता है, और दोनों में फील्ड हो नहीं सकती है। लूप 2 में जीरो रहेगी और लूप 1 में हमें निकालना है। अब ये कैसे निकालते हैं आप जानते ही हैं, फैराडेज लॉ लगा के निकालते हैं। यहाँ पे आप ऐसे करिए, E × 2πr, ये फार्मूला लगा रहे हैं, EMF बराबर होता है -dφ/dt, और EMF को लिख देंगे E.dl, और ये फिर dφ/dt। तो इसके लिए अगर E.dl करेंगे तो E × 2πr आएगा बराबर dφ/dt। तो हमारे पास ये एरिया ले लेंगे πr², और मैग्नेटिक फील्ड dB/dt। तो जब इसको हम करेंगे तो अच्छा, इसके इंटीग्रल करोगे तो ये कैपिटल R रहेगा, तो पाई से पाई कट जाएगा, r²/2r आना चाहिए। अच्छा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, पूछा गया है EMF। तो EMF जो जनरेट होगा, तो EMF तो dφ/dt होता है, ये तो और सरल हो गया। तो dφ/dt क्या हो जाएगा, πr² × dB/dt, ये आ गया। भले चाहे ये लूप यहाँ तक है, मैग्नेटिक फील्ड तक तो यहीं तक है ना, तो आ जाएगा -d/dt। फोर्थ वाला आंसर इसका सही होगा, और बाकी ये आंसर सही नहीं है। समझ लीजिए इसमें कोई EMF नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई फ्लक्स नहीं है,
और इस वाले कॉइल में ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, E बराबर डी फाइव बाई डी टी। तो डी फाइव बाई डी टी क्या होगा, B इंटू ए, इसका इंटीग्रल, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और डी बाई डी टी बी के साथ आएगा तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी, और फैराडेज लॉ से माइनस तो आता ही है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें करंट डेवलप होगी। करंट के डेवलप होने से ई की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। पास्ट पी बाई क्यू था। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, यहाँ बीच में रखा गया था और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पे रख दिया गया है। तो बेटा ये जो चार्ज है इसकी वजह से जो यहाँ फ्लक्स पास होगा, अगर हम इस क्यूब को पूरा कर दें तो इस पूरे क्यूब से Q2/8 पोर्शन ही इसका अंदर होगा, और इन तीन से कोई फ्लक्स नहीं पास होगा जिस फेसेस पे ये क्यूब है, और इससे और सामने वाले से ये पास होगा Q2/24 एप्सिलॉन नॉट। और इस चार्ज की वजह से चूंकि ये इसी फेस पर है, इस फेस पर कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, तो आंसर फोर्थ वाला इसका आ जाएगा। दो चार्ज थे, दोनों की वजह से, तो ये वाला चार्ज चूंकि कोई भी इस प्लेट पर ही है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में होगी, तो नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर है ये, तो E डॉट ए 0 हो जाएगा, और इसकी वजह से Q2/24 एप्सिलॉन 0 फ्लक्स पास होगा। एक स्मॉल स्फीयर है R रेडियस का, और ये रेस्ट से गिरना शुरू करता है। एज ए रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स। The rate of change of temperature with respect to time when sphere attains a terminal velocity is proportional to। तो मेरे पास मान लिया कि इसका मास m है और स्पेसिफिक हीट s है, तो ms और डी थीटा बाई डी टी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो ये हीट ये लॉस करेगा, और हीट लॉस करेगा किसकी वजह से, हमारे पास जो विस्कस फोर्स है उसकी वजह से। तो विस्कस फोर्स कितना होगा, 6 पाई ईटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी, ये फोर्स हो गया, और इनटू टर्मिनल वेलोसिटी। हमने क्यों टर्मिनल वेलोसिटी लिखी, स्क्वायर क्यों किया, ये विस्कस फोर्स की पावर है जो हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, और तो डी थीटा बाई डी टी अब m को लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एस बराबर 6 पाई ईटा आर, और टर्मिनल वेलोसिटी बेटा प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो आर की पावर 4 हो गया। तो अब देखिए यहां आर की पावर 5 है, यहां आर की पावर 3 है, तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू आर की पावर 2। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पर बैंकिंग कोड होता है tan थीटा बराबर v²/rg। तो अब मेरे पास
टेन थीटा अगर कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर जी होगा। तो इसको मुझे 10% बढ़ाना है, तो ये रेडियस कितनी करनी चाहिए? तो पहले मान लीजिए रेडियस 20 थी, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 20 था, और बाद में इसको हमने 10% बढ़ाया, तो v प्लस वी बाई 10 का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू मान लीजिए नई वाली रेडियस r हमने मान ली। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 11v बाई 10, तो 121v स्क्वायर बाई 100 और अपॉन वी स्क्वायर बराबर r अपॉन 20। तो वी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये 20 पंचे 100 हो गया, तो r बराबर आ जाएगा 121 अपॉन 5, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, 24.20 मीटर आ रहा है इसका आंसर। चलो भाई, ये फॉर्मूला था, इससे देख सकते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट फार्मूला नहीं था। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पॉलिश सरफेस इज 3D। तो ये मेरे पास पॉलिश्ड सरफेस है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी 3D है। इस तरीके से है ये, और ये वाली लेंथ d दी गई है, और इधर फिगर बनाई नहीं है साहब ने, और ऑब्जेक्ट भी यहाँ से d डिस्टेंस पर है। ऑब्जेक्ट भी ये O है और यहाँ से d डिस्टेंस पर है। तो समझ लीजिए ये कोई मीडियम है, ये हमारे पास सरफेस है और इसके ऊपर पॉलिश भी है, इसकी रेडियस 3D है, तो जाहिर है इसका जो सेंटर होगा, वो यहाँ से यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और मुझे म्यू चाहिए, इसका म्यू चाहिए। कंडीशन ये है कि फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। फाइनल इमेज यही बननी चाहिए। तो फाइनल इमेज कौन सी होगी? बहुत सारे काम होंगे। ये वाली रेस जैसे चली, ये वाली रेस चली, और अगर ये इस मिरर पर परपेंडिकुलर पड़े तो ये अपने पास से रिट्रेस कर जाएगी। मान लीजिए ऐसे चली, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, और अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब है इसको ये सेंटर से आती हुई अपीयर कर रही है, तो फिर ये यहीं पर जब लौटेगी तो यहाँ फिर आ जाएगी फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट कॉन्साइड कर जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो प्लेन सरफेस है, ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज सिर्फ प्लेन सरफेस की वजह से यहाँ पर बननी चाहिए। तो मेरे पास v म्यू बराबर होता है v, और v है मेरे पास ये 2D, ये v यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये 3D है, तो ये आ जाएगा 2D, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है d। वही मैंने अपरेंट हाइट बराबर रियल हाइट अपॉन म्यू वाला फार्मूला लगा दिया है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और जब यहाँ पे चलेंगे तो v अपॉन u
V अपॉन U बराबर होता है 1 and 2। तो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव डेंसर के रेस्पेक्ट में, तो ये मेरे पास है, हमारे पास 2D और ये है D, तो म्यू बराबर 2 आ रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आएगा। अब 2 इसमें है नहीं, है छुपा हुआ है, ये देखो, ये 4/2 है। आपको कुछ नहीं मिला तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लेकर के कंफ्यूज करा के रखा गया। 31 देखिए, पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से चल रहा है, एस डिस्टेंस चलने पर यह चाल दुगनी हो जाती है, तो u² बराबर 2as बराबर ये चाल दुगनी हो गई तो 2u² हो गया, तो 3u² बराबर 2as आ गया। कहते हैं कि अगर ये और डिस्टेंस s चल ले तो u² तो थी ही, 2a तो था ही, अगर ये s और चल ले तो कुल कितना चल गया, 2s चल गया, तब इसकी चाल कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये u² है 2, और बेटा 2as की जगह हमने रख दिया 3u²। इसको 2as एक साथ ले लो तो 2 बना रहा, और 2as की जगह 3u² रख दिया, तो ये 7u² आ गया। तो v बराबर आ जाएगा u√7 या √7u। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये ट्यूनिंग फॉर्क का जाना पहचाना क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ A is 3% more than the frequency of a standard fork, whereas the frequency of B is 3% less। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्क की फ्रीक्वेंसी n मान लेते हैं, तो A की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3% मोर देन A, तो A की हो जाएगी n + 3 × n/100, n का 3%, और B की हो जाएगी n - 3n/100। अब जाहिर है ये ज्यादा है, ये कम है, और A और B 6 भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है n + 3n/100 माइनस n - 3n/100 इज इक्वल टू, बच्चा आ जाएगा 6, ये 6 आ जाएगा। तो n से n तो कट गया, और मेरे पास आ गया 6n/100 बराबर 6, तो n बराबर 100 आ रहा है, n बराबर 100 आ रहा है। ये 32 क्वेश्चन था। ये पास्ट PYQ का क्वेश्चन है भाई। 2 ब्लॉक्स हैं A और B, इनके मासेस भी दिए गए हैं फिगर में, और ये स्प्रिंग है और ये स्ट्रिंग है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A and B इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो मैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। बेटा इस पे फोर्स लगेगा mg, और ऊपर लगेगा टेंशन T,
और ए पर नीचे लगेगा टेंशन टी, साथ में 3G या 3mg, और ऊपर लगेगा kx। तो मेरे पास kx बराबर कितना हुआ 3mg प्लस टी, और यहां से देखोगे तो t बराबर कितना हो जाएगा mg, तो kx बराबर हो जाएगा 4mg। t की वैल्यू रख दी। ये तब सिचुएशन थी जब कोई कुछ कटा वटा नहीं है। इसके बाद स्ट्रिंग को हमने काट दिया, तो स्ट्रिंग को काट दिया तो स्ट्रिंग को काटते ही टेंशन तो जीरो हो जाएगा। तो इसके पास क्या होगा, खाली फोर्स बचेगा mg बी ब्लॉक, और जब खाली mg बचेगा तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा b। तो एक्सेलरेशन ऑफ b जब स्ट्रिंग कट जाएगी तो g डाउनवर्ड होगा। अब a की सूरत हाल देखो, a पर वेट तो लगेगा 3G 3mg, और ऊपर स्प्रिंग फोर्स अभी 4mg लगेगा, ऊपर स्प्रिंग फोर्स अभी 4mg लगेगा, वो नहीं तुरंत हटेगा, टेंशन जीरो हो जाएगा। तो इसके ऊपर हो जाएगा नेट फोर्स ऊपर की ओर mg, और मास हो जाएगा 3m, तो इसका एक्सेलरेशन g/3 ऊपर की ओर होगा। तो g/3 और g, ये पहला वाला आंसर इसका होगा। ये एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा, ये नीचे की ओर होगा। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं पूछी गई है, इसलिए मेंशन नहीं है। हमने आपको पूरा क्वेश्चन बताया है, और ये सब लोग जानते हैं कि ये होता है N1U1 बराबर N2U2। पहला वाला आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा इसका। ये ब्रैकेट में लिखना ज़्यादा सही है, बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। फिगर में ये ब्लॉक है, ये आइडियल पुली है, और एक रिंग अटकी हुई है, और मामला इक्विलिब्रियम में है। तो ये मेरे पास लगेगा mg, ऊपर लगेगा टेंशन, ये टेंशन इधर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और इसकी वजह से हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन ऊपर लग करके इस रिंग के वेट mg को बैलेंस करेगा। तो अगर ये रिंग बैलेंस है तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए, और ऊपर की ओर होनी चाहिए। आंसर तो हमें इतना सरल सा मिल गया। अब कुछ बच्चे देखो क्या करेंगे, वो करेंगे टेंशन बराबर mg, और फिर ये नॉर्मल रिएक्शन बराबर T बराबर mg, और फिर लिख देंगे फ्रिक्शन बराबर म्यू mg, और कहेंगे ये भी तो सही है। ये हमेशा सही नहीं है। रीजन, अगर ये बैलेंस में है तो mg की वैल्यू f के बराबर होनी चाहिए। ये जब हम बेटा म्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैक्सिमम फोर्स निकलता है, यानी ये वाला फ्रिक्शन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब बैलेंस करना है mg को, तो अगर mg की वैल्यू म्यू mg से ज्यादा होगी तब ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा, अगर बराबर होगी तो रुका रहेगा, और अगर mg की वैल्यू म्यू mg से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है,
ये mg ही लगेगा। इन ईच एंड एवरी कंडीशन, in order to balance the ring, mg directed up is the most accurate answer। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये खुद ही बनाया हुआ था। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार PYQs प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एक यूनिफॉर्म रोप L लाइज ऑन द टेबल है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, मैक्सिमम लेंथ जो कि इस पे ओवरहैंग कर सकती है, ये पूछ रहा है। ये L1 कितनी ओवर होप कर सकती है। पूरी लेंथ हमारे पास L है, मतलब कुछ पोर्शन ऊपर है। अब देखो बैलेंसिंग के लिए क्या होगा, इस पोर्शन का जो वेट है वो इस पर पीछे लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस होना चाहिए। अब ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो लिखते हैं L माइनस एल इंटू लेमडा इंटू म्यू इंटू जी बराबर लेमडा इंटू L1 इंटू जी। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो लेमडा जी तो काट दो, तो मेरे पास आ जाएगा म्यू एल माइनस म्यू स्मॉल एल इज इक्वल टू L1, और यहां भी L1 कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा L1 बराबर म्यू एल अपॉन म्यू प्लस 1। तो थर्ड आंसर इसका आ जाएगा 36 का। ये बहुत ही फेमस PYQ है, वो इसमें टीचर्स लोग फार्मूला भी लिखाते हैं। मैक्सिमम फ्रैक्शन, ये याद भी आप लोग कर सकते हो, मैक्सिमम फ्रिक्शन विच कैन बी ओवरहैंग्ड, ये होता है म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू, वेयर म्यू इज द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। यहां पर ये हमें निकालना है जंक्शन का टेम्परेचर, और कई तरीके से निकाला जा सकता है। कौन कौन से तरीके हैं, हम सबसे आपको कॉमन तरीका बताते हैं। इसको हमने मान लिया थीटा। अब देखो हीट ऐसे आएगी और ऐसे ऐसे चली जाएगी, तो इधर वाली हीट करंट लिखो 100 माइनस थीटा अपॉन इस रॉड का रेजिस्टेंस L अपॉन 3KA। इसके लिए लिखो थीटा माइनस 50 L अपॉन 2KA प्लस थीटा माइनस 20 L अपॉन 3KA, L अपॉन KA, सॉरी इसका KA था। अब देखो L अपॉन KA तो सबसे कट गया, ये 3 ऊपर चला गया, 300 माइनस थीटा बराबर 2 थीटा माइनस 100 और प्लस थीटा माइनस 20। अब बस हमें थीटा निकालना है। ये 300 माइनस 3 थीटा हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 थीटा और 3 थीटा 6 थीटा बराबर 300 माइनस 100 उधर जाके प्लस हो जाएगा 400, तो ये 420 हो गया। तो थीटा बराबर 6 सत्ते 42, 70 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। एक लाइन का आंसर था। स्टेटमेंट है तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक है, तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट M अपॉन के इसका फॉर्मूला होता है।
तो चाहे अर्थ हो चाहे मून हो, ना मास बदलना है ना फोर्स कांस्टेंट निकालना है, तो दोनों जगह टाइम पीरियड सेम होगा, इसलिए ये गलत है। एक्सटेंशन ऑन अर्थ इज मोर देन एक्सटेंशन दैट ऑफ मून, तो अर्थ पे एक्सटेंशन होगा kx अर्थ बराबर mg, और मून पर हो जाएगा kx मून बराबर mg/6। मून पर ग्रेविटी कम होती है, तो अर्थ वाला एक्सटेंशन ज़्यादा होगा, मून वाला एक्सटेंशन कम होगा, तो ये दूसरा वाला सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, फोर्थ आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन बनाया हुआ है और थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है। मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग निकालनी है। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, और अगर हम इस सिस्टम को देखें, तो इस सिस्टम पर कोई फोर्स नहीं है। तो अगर ये कोई फोर्स नहीं है तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे फिक्स रहेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को फिक्स मान लो, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखो ये पॉइंट तो मूव करेगा नहीं, ये जो दो स्प्रिंग है आधी आधी हो जाएंगी, तो इसका फोर्स कांस्टेंट 2k हो जाएगा। अब ये वाली स्प्रिंग कितनी मैक्सिमम एक्सटेंड होगी निकाल सकते हो। F फोर्स लगाया है, F बराबर kx मत करना, मैक्सिमम चाहिए, जब तक वेलोसिटी ना 0 हो जाए तब तक चलना है। तो वेलोसिटी 0 कैसे हो जाएगी, हाफ इंटू 2k इंटू x1 स्क्वायर बराबर F इंटू x1। तो मेरे पास 2 से 2 कट गया, x1 बराबर हो जाएगा F/k, यानी ये मैक्सिमम यहाँ से F/k दूर जाएगा। तो उसी तरीके से ये भी इधर F/k दूर जाएगा। तो स्प्रिंग का मैक्सिमम टेंशन जो x1 प्लस x2 होगा वो F/k प्लस F/k यानी 2F/k के बराबर हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला आंसर इसका सही होगा, 39 इज सेकंड। 40वां क्वेश्चन देखिए। पोटेंशियल एनर्जी दी गई है U बराबर a माइनस बी एक्स स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल। तो F बराबर माइनस du/dx। तो जब इसको करेंगे तो माइनस a का डेरिवेटिव 0 माइनस b इंटू 2x, तो ये आ जाएगा b इंटू 2x, यानी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x आएगा। 40th सेकेंड। All planets move in the elliptical orbit with the sun at one of the focal points is according to Kepler's first law। ये तो थ्योरी का है। टू कैपेसिटर्स हैविंग C1 और भंजक विभव V1 और V2 में। तो देखो ये C1 और C2 जो हैं ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जो भी हम वोल्टेज देंगे, सपोज हम V वोल्टेज दे रहे हैं, वही इस पर भी आएगा, वही इस पर भी आएगा। तो हम कितना वोल्टेज दे सकते हैं, V1 और V2 में से जो छोटा वाला होगा। जो छोटे वाले के बराबर दोगे तो बड़ा वाला सरवाइव कर जाएगा, अगर बड़े वाले के बराबर दोगे तो वो तो सरवाइव करेगा लेकिन छोटा वाला ब्रेक कर जाएगा। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा, जो भी लेस होगा, V1 V2 में से जो भी लेस होगा, ये ध्यान रखना होता है। अच्छा, इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है। सपोज ये मेरे पास C1 C2 सीरीज में जोड़ दिया जाए
और ब्रेकिंग वोल्टेज यही है V1 V2, तब ये कितना होना चाहिए, तब ये कितना होना चाहिए। तो इसको एज ए होमवर्क करिएगा, फिर ना आए तो अपने सर लोगों से पूछिएगा। किसी तार का भंजक प्रतिबल यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द वायर पे। ब्रेकिंग स्ट्रेस सिर्फ मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करती है, और ब्रेकिंग फोर्स होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ब्रेकिंग फोर्स अगर यहाँ पूछ दिया जाता तो ये दो आंसर सही होते। जाहिर है तब फ्रेमिंग ऐसी होती, 1 और 2 इस टाइप से होती। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली। एक मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करता है, दोनों, ये दोनों प्रूव करता है। स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। स्टेडी करंट बनाती है बी ओनली। मूविंग चार्ज ये प्रोड्यूस करता है दोनों ई और बी। वेरिंग करंट अगर बदल रही हो तो भी ये ई और बी दोनों प्रोड्यूस करता है। और एक्सेलरेटिंग चार्ज, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर एक्सेलरेटिंग चार्ज हो तो ये प्रोड्यूस करता है ई बी, और साथ में रेडिएशन भी, एनर्जी भी लॉस करता है। फोर्स वही काम करता है। फोर्स का काम होता है बॉडी को घुमाना, चलाना, और ये टॉर्क इसके लिए हो जाएगा। तो मेरे पास ए वाला आर से मैच करेगा। और मास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बी वाला एस से डिनोट होगा। तो ए आर बी एस सी पी, ये फर्स्ट वाला आंसर है इसका। तो पेपर में हर तरह के क्वेश्चन थे, आपके नंबर बढ़िया आने चाहिए। थैंक यू, अगले पेपर में फिर मिलते हैं। पेपर आपको न्यूलाइट की टीम हर तरह के देगी, कुछ एक्सट्रीम टफ, 25 से भी टफ जैसे आया था, कुछ मॉडरेट 25 से बिलो, कुछ 24 की तरह इजी, जिससे वहाँ पे इस बार एनटीए कुछ भी कर ले, आपको न्यूलाइट, आपका टेस्ट, आपको नीट फोड़ के आना है। ओके।